Namaste everyone. Myself Pooja Shrotriya from Apollo Hospitals गांधीनगर. आज का हमारा टॉपिक है ट्रॉमा केयर फॉर इंजर्ड विक्टिम फ्रॉम प्रिवेंशन टू रिहेबिलिटेशन. आज हमारे साथ है, नमस्ते सर, डॉक्टर संजय शाह सर. ही इज आवर फर्स्ट क्वालिफाइड ट्रॉमा सर्जन इन इंडिया, awarded with gold medal in surgery by our president APJ Abdul Kalam sir in year of 2002. He is also our head of emergency department Apollo Hospitals Gandhinagar and senior consultant trauma surgeon of Apollo Hospitals Gandhinagar, and he is course director ATLS India by American College of Surgeons. So namaste sir, welcoming you. Namaste sir. सर आज का हमारा टॉपिक है ट्रॉमा के बारे में. सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉमा इन इंडिया? यस, अगर आप देखेंगे तो WHO ने भी 2020 टू 2030 आगे के 10 साल को ट्रॉमा प्रिवेंशन के ऊपर बहुत ही एम्फेसिस किया है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी अभी इंजरी बहुत ही ज़्यादा इंसिडेंस पे जा रहा है. एंड इट इज़ अलार्मिंग फॉर पॉपुलेशन, बिकॉज एक तो ये है कि ट्रॉमा पॉपुलेशन जो है ये 5 से 45 टू 45 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप को इम्पेक्ट करती है. एंड पर्टिकुलरली दोज हु आर एक्टिव ब्रेड एंड ब्रेड अर्नर्स फॉर द फैमिली. सो ये बहुत ही एक्टिव एंड अर्निंग पॉपुलेशन है, जिसको आइदर फैमिली, सोसाइटी या एज अ कंट्री कांट अफोर्ड टू लूज देम, वेदर इट इज़ अ डेथ और डिसेबिलिटी. तो इसको इसकी अहमता को समझते हुए हमको ये ध्यान रखना है कि ट्रॉमा हम जितना हो सके उतना प्रिवेंट करें. अगर इंडिया का कंसेंसस देखते हैं राइट फ्रॉम 2014 टू 2020 कि एवरी ईयरली वी आर हैविंग अ ग्रोथ ऑफ 5 to 6% ऑफ डेथ ड्यू टू ट्रॉमा, जिसमें कम से कम 1.5 लाख से ऊपर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं. और बाकी के प्रकार के जो चोट के या ट्रॉमा के प्रकार से, जिसमें फिजिकल असॉल्ट्स हैं या फ्लैट में या कहीं से ऊपर से गिर जाना, फैक्ट्री मिसहैप्स है, ब्लास्ट इंजरीज है, रायट्स, गन शॉट्स एंड ऑल दैट, तो वो सब अगर अलग अलग प्रकार की मैकेनिज्म्स हैं. पर अगर रफली वी कैलकुलेट then every death occurs, one death occurs at every 2 minutes and one disability at every 1 minute due to trauma. तो ये जो बर्डन है वो बहुत ही ज़्यादा है. अगर हम यहाँ पे ध्यान नहीं देते उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो ये यंग पॉपुलेशंस को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करेगा. हाँ सर, आपकी बात मेरे मतलब हम सब के यंग जनरेशन अगर है तो मम्मी पापा बहुत ही टेंशन में रहते हैं ड्यूरिंग दिस रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और सबका चलाना, ड्राइविंग भी बहुत रफ है. तो हमारे इंडिया में क्यों इतने ज़्यादा क्यों हैं RTA केसेस? यस, अगर अपन इंडिया का देखें तो पहले हम डेवलपिंग कंट्री थे, पर अभी वी आर नॉट डेवलपिंग कंट्री. अभी वी आर मोस्ट ऑफ द सिटीज हैव लाइफ लाइक अ डेवलप्ड कंट्रीज. तो हम डेवलपिंग कंट्री का ट्रांजिशन से डेवलप कंट्री की तरफ जा रहे हैं. तो उसके थोड़े साइड इफेक्ट्स भी हैं कि लाइक अर्बनाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन का नुकसान ये है कि रोड तो बहुत अच्छे हो गए, बट आवर मेंटालिटी ऑफ ट्रैफिक डिसिप्लिन वहीं की वहीं रह गई है कि जहाँ पे गांव में था कि लोग कम थे, रोड पे ट्रैफिक नहीं था, तो जैसे चलाते थे वैसे ही जा रहे हैं. व्हीकल्स आर ऑल्सो कमिंग लाइक अ वेस्टर्न वर्ल्ड कि जिसकी पिकअप अच्छी है, स्पीड अच्छी है, बट अगेन वी आर नॉट हैविंग अ कंट्रोल बाय इंडिविजुअल. मोबाइल यूज़ करते हैं, रॉन्ग साइड पे ड्राइव करते हैं. उसके साथ में काफ़ी सारे स्टेट्स में ड्रिंक एंड ड्राइव के एपिसोड्स होते हैं. एंड लेन डिसिप्लिन है या प्रिवेंटिव मेजर्स, हेलमेट वेयरिंग वाइल ड्राइविंग 2 व्हीलर या अप्लाइंग ए सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग अ 4 व्हीलर, ऐसे प्रकार के जो प्रिवेंटिव मेजर्स के जो स्ट्रिक्ट प्रिवेंशन है वो हम काफ़ी हद तक उसको भूल कर देते हैं. और उसकी वजह से यहाँ पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं. इनफैक्ट अपना मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लेड बाय मिस्टर नितिन गडकरी हैज पुट इनफ एफर्ट्स to make multiple trauma centers across these quadrilateral highways and ट्रैफिक डिसिप्लिन को एम्फेसिस किया है. बट अगर अपन इंडिविजुअल सिटीजन की बात करते हैं
तो बहुत सारी जगह हम इनडिसिप्लिन नहीं करते हैं, इस पे बहुत ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमारे वहाँ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो सर ऑन साइट अगर एक्सीडेंट हुआ है उस टाइम पे हम देखने जाए तो विक्टिम को सबसे पहले मतलब फर्स्ट एड क्या जाएगा? यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमको एज अ बाईस्टैंडर पहले तो मदद करने के लिए रुकना चाहिए। अगर आप काफ़ी सारे सिनारियोज में देखोगे तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं और लोग देख के निकल जाते हैं, दे आर नॉट हैविंग इवन स्पेंडिंग अ लिटिल बिट टाइम टू कॉल एम्बुलेंस लाइक 108 या 1066, जो कि बहुत ही इमीडिएटली पिकअप हो जाता है, एम्बुलेंस आ जाती है। तो सबसे पहला कॉल फॉर हेल्प, तो अगर आप एम्बुलेंस बुलाएंगे तो ही वो विक्टिम को एडवांस केयर मिल पाएगी। अब दूसरी बात ये है कि जब अपन है वहाँ रुके हैं तो एज अ बाईस्टैंडर हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें अगर विक्टिम अनकॉन्शियस है कि कॉन्शियस है वो एक बार चेक कर लेना चाहिए। अगर अनकॉन्शियस है तो उसको सीधा लेटा देना चाहिए। अगर एक साइड पे लेटरल पोजीशन देके अगर कर सकते हैं, वॉमिटिंग करता है या सीजर आती है, खींच जो बोलते हैं, अगर इस प्रकार से है तो उसको एक साइड की पोजीशन जिसको हम रिकवरी पोजीशन बोलते हैं उस पर देना चाहिए, एंड अदरवाइज उसको सीधा लेटा देना चाहिए। एंड उसका अगर कहीं पे लिम्स में फ्रैक्चर्स दिख रहे हैं तो उसको इमोबिलाइज करना चाहिए। वॉट एवर यू गेट रोड साइड लाइक वुडन स्टिक है, अम्ब्रेला है या हैवी कार्डबोर्ड्स है, वैसा अगर कुछ मिलता है तो उसका अपर लिम या लोअर लिम फ्रैक्चर्स को इमोबिलाइज करना चाहिए ताकि उसको पेन कम होए, वो फ्रैक्चर हिमेटोमा ज़्यादा ना बढ़े, ब्लीडिंग कम होए। तीसरा जो रीज़न है कि काफ़ी बार ट्रॉमा होने के बाद उसको ब्लीडिंग होता है, तो जहाँ से ब्लीडिंग होता है वो पार्ट को एलिवेट करना चाहिए। और दुपट्टा है या बैंडेज है या व्हाटएवर फर्स्ट एड किट बॉक्स यू हैव, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ अवेलेबल इन अ 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर, तो उसमें बैंडेज होते हैं, तो बैंडेज से उसको प्रेशर बैंडेज करना चाहिए, थोड़ा प्रेशर देके उसको टाई करेंगे तो ब्लीडिंग उसका कम हो जाएगा। एंड अर्लीस्ट पॉसिबल उसको एम्बुलेंस में शिफ्ट करके अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए। इसमें काफ़ी बार क्या देखा जाता है कि अगर आप थोड़ा बहुत एजुकेटेड है और अगर आपने ऐसा BLS कोर्स किया है दैट इज़ कॉल्ड एज बेसिक लाइफ सपोर्ट, कि अगर विक्टिम थोड़ा सा अरेस्ट काइंड ऑफ सिनेरियो में भी होता है तो उस टाइम पे आपको CPR कैसे देना है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग कब देना है, अगर आप उसमें हैं तो 30:2 कंप्रेशन करना चाहिए, 30 चेस्ट कंप्रेशन एंड 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग। अगर ट्रू रेस्क्यू ब्रीदिंग नहीं दे सकते तो भी चलेगा, बट 30 चेस्ट कंप्रेशन आप कंटिन्यूसली 100 पर मिनट के हिसाब से करते रहना है इन द सेंटर पोर्शन ऑफ द स्टर्नम, ताकि उसका हार्ट को आप रिगेन कर सकते हो रिदम, एज फार एज रिदम इज कंसर्न। बट अगर आप ट्रेन नहीं है तो प्लीज कॉल इमीडिएटली द नियरेस्ट एम्बुलेंस और 108 एम्बुलेंस एंड देन शिफ्ट हिम टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। तो सर गोल्डन आवर्स प्रिंसिपल वो क्या होता है, मतलब लॉट ऑफ पीपल वुड नो लाइक टू नो अबाउट दिस थिंग। यस, जब अपन फर्स्ट एड की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट एड से आगे अगर बिकॉज इंजरी एक बार हो जाती है तो फर्स्ट एड बहुत ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं कर सकता है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन आवर। गोल्डन आवर ये है कि चोट लगने के बाद द विक्टिम को अगर विद इन 60 मिनट, इट इज नॉट प्रिसाइजली 60 मिनट, वेदर इट इज द फर्स्ट 10 मिनट्स टू 60 to 1.5 like 90 minutes, लाइक अर्ली 1 आवर में अगर उसको अच्छे से नियरेस्ट एंड अप्रोप्रिएट हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं कि जहाँ पे एस्टैब्लिश ट्रॉमा केयर होती है एज फार एज ATLS प्रिंसिपल्स लाइक एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट में जो बात कर रहा था कि अगर एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट हिसाब से अगर उसको ट्रीटमेंट दी जाती है फर्स्ट 60 मिनट्स में तो बहुत सारी लाइफ को हम बचा सकते हैं। नियरली 85% ऑफ द पेशेंट्स विल बी साल्वेज, मतलब उनकी लाइफ बचा सकते हैं आप इस प्रकार की अर्ली केयर उसको देके। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि दर्दी को नियरेस्ट क्लिनिक में ले जाते हैं, क्लिनिक में से फिर वहाँ फैसिलिटी नहीं है तो उसके बाद दूसरी जगह एंड उसके बाद कोई अच्छी हॉस्पिटल में जाएगा। तो ये शिफ्टिंग ट्रांसपोर्टेशन 2-3 बार होती है, उसमें पहला 1 आवर निकल जाता है एंड बाय द टाइम ही रीचेस टू अ गुड डेस्टिनेशन he will not be there to survive, or maybe if he is able to survive then not probably good outcome. So ये अगर हम जानते हैं तो उसको अच्छी ट्रॉमा सिस्टम जहाँ पे है वहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए ताकि उसका एफिशिएंट ट्रीटमेंट इमरजेंसी के हिसाब से हो जाए।
तो सर अभी अभी आपने जो बताया कि अगर ऑन साइट एक्सीडेंट अगर हुआ है तो एज अ बाईपासर और ऐसे हम मतलब कई बार लोग डरते हैं कि मैं अगर लेके जाऊंगा तो मुझे पुलिस इंक्वायरी करेगी या ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? यस इसी के ये डर के माध्यम से लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं मदद नहीं करूं या मैं नहीं रुकूंगा, मैं रुकूंगा तो मेरा टाइम भी बिगड़ेगा और फिर ये पुलिस इंक्वायरी बैठेगी तो अननेसेसरी मुझे हरासमेंट होएगा। बट एज फार एज सुप्रीम कोर्ट मतलब देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर फॉर दैट कि यस ऑफ कोर्स ऑल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आर मेडिको लीगल केसेस, बट उसमें ये बोला गया है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के जरिए ये बताया गया है कि इसमें बाईस्टैंडर्स जो भी इन्फॉर्म कर रहा है या जो हेल्प कर रहा है उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई हरेसमेंट पुलिस की तरफ से नहीं होती है। उसको सिर्फ यही बताना है कि विक्टिम को एक्सीडेंट कैसे हुआ एंड जो भी आप जानते हैं कौन से स्थल पे हुआ, कौन से टाइम पे हुआ, अगर ये आप बताएंगे तो ये क्या है कि एक तो लीगल इन्फॉर्मेशन पे भी हेल्प करता है, एट द सेम टाइम मोर इम्पॉर्टेंटली पेशेंट की ट्रीटमेंट में बहुत मदद करता है। दूसरा, ये पेशेंट को इमीडिएटली आप हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाते हैं तो रादर कोर्ट ऑफ लॉ ऑल्सो अप्रिशिएट्स, मतलब लीगली आपको अप्रिशिएशन मिलता है कि नहीं आपने मदद की है, नहीं कि आपको कोई हैरेसमेंट की जाएगी, नाइदर फ्रॉम हॉस्पिटल नॉट फ्रॉम द पुलिस साइड। बट यस एज ए इंसानियत के नाते पर भी हमको मदद करनी चाहिए, एट द सेम टाइम आपको कोई हैरेसमेंट भी नहीं होगी। और आप अगर आप थोड़ा बहुत फर्स्ट एड जानते हैं या BLS जानते हैं तो आप कुछ एक्टिवली रोल कर सकते हैं उसकी जान बचाने के लिए। एंड मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर लाइफ में एक एपिसोड भी ऐसा मिलता है, एक इंस्टेंस में भी अगर आप किसी की लाइफ बचाते हैं तो इससे अच्छा कोई कार्य होता नहीं है। काफ़ी बार अपन मंदिर में जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं फॉर समथिंग फॉर आवर हायर स्पिरिचुअलिटी, बट अगर आप किसी की लाइफ बचाते हैं तो इससे उम्दा कार्य कहीं पे नहीं है। तो सर आपने अभी बात की थी कि हमें उसे अप्रोप्रिएट हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए, नियरेस्ट अप्रोप्रिएट हॉस्पिटल में, तो कौन से मेजर पे विल कंसीडर इट एज अप्रोप्रिएट हॉस्पिटल? यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नियरेस्ट एंड अप्रोप्रिएट, ये सेंटेंस में दोनों शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी बार ऐसा होता है कि नियरेस्ट इज लाइक 1 किलोमीटर अवे विच इज अ पॉलीक्लिनिक और OPD काइंड ऑफ सेटअप, कि जहाँ पे आप डॉक्टर्स तो हैं अवेलेबल बट वो क्लिनिक के जैसा है कि जहाँ पे पेशेंट की लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज मैनेज नहीं हो पाएगी, या वहाँ पे डॉक्टर्स 24/7 नहीं रहेंगे, या मल्टीपल स्पेशलिस्ट अवेलेबिलिटी वो एक क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा है कि हॉस्पिटल है बट वो हॉस्पिटल में लाइक CT स्कैन नहीं है या ब्लड बैंक नहीं है, ICU नहीं है, ऑपरेशन थिएटर, तो ऐसे प्रकार की बहुत ही जो छोटी हॉस्पिटल जिसको हम नर्सिंग होम बोलते हैं वो दिस आर नॉट अप्रोप्रिएट हॉस्पिटल फॉर ट्रॉमा केयर। क्योंकि ट्रॉमा ऐसा होता है कि दैट कैन बी पॉलीट्रॉमा, लाइक पेशेंट को सर में चोट हो, छाती में या पेट में भी चोट हो, हाथ पैर में भी फ्रैक्चर हो, तो बहुत सारी चोट एक ही पेशेंट में हो सकती है। तो इसमें आपको कम से कम अराउंड 100 बेडेड हॉस्पिटल हो जहाँ पे CT स्कैन, MRI या ब्लड बैंक अवेलेबिलिटी हो, और नियरेस्ट मतलब उनके इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो, और कि जहाँ पे 24/7 डॉक्टर्स, पैरामेडिक एंड ट्रेन्ड सिस्टम है जिसमें पेशेंट की एफिशिएंट केयर, जो अपन बोल रहे थे ATLS के हिसाब से, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट केयर के हिसाब से एफिशिएंटली मिल जाए, टाइम नहीं बिगड़े। तो दिस इज कॉल्ड एज नियरेस्ट एंड अप्रोप्रिएट हॉस्पिटल। तो सर ब्लड लॉस अगर कहीं पर ज्यादा हो गया है किसी पेशेंट का एट द ऑन साइट एक्सीडेंट साइट पे, तो वो पॉसिबल है कि बच पाए, मतलब ट्रीटमेंट? यस ऑफ कोर्स, मोस्ट ऑफ द टाइम इंजरी की वजह से ब्लड लॉस होता ही है, आइदर एक्सटर्नल मतलब जो एक बाहर दिखता है वो, और काफ़ी बार जो अदर 4 कारण है उसके इंटरनल ब्लड लॉस के, कि छाती में खून जाना, पेट में खून बह जाना, फ्रैक्चर्स होना, एंड पेट की पीछे की दीवार में, या पेल्विस फ्रैक्चर जो बोलते हैं हम उस पर। तो ये अदर 4 रीजन जो इंटरनल ब्लीडिंग करते हैं। तो चोट की वजह से जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है वो ब्लड लॉस ही होता है। और काफ़ी बार ऑन साइड भी जैसा आपने बताया वैसा बहुत ही ज़्यादा टॉरेंशियल ब्लीडिंग हुआ होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप लिम्फ फ्रैक्चर है तो उसको एलिवेट कर सकते हैं, इमोबिलाइज कर सकते हैं, प्रेशर बैंडेज दे सकते हैं, और इमीडिएटली उसको ऐसी नियरेस्ट एंड अप्रोप्रिएट हॉस्पिटल में शिफ्ट करो जहाँ पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट 24/7 कार्यरत रहता है, एट द सेम टाइम ब्लड बैंक भी है। वाई ब्लड बैंक? बिकॉज ऐसे प्रकार के पेशेंट को रिससिटेट करने के लिए हमको ग्रुप टू ग्रुप ब्लड देना पड़ता है।
क्रॉस मैच करने में कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर जाता है। तो ये ब्लड बैंक की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। और ब्लड बैंक में भी अगर अपन डोनेट किए हुए हैं, मेरा दूसरा टॉपिक ये रहेगा कि इसलिए हमको डोनेट भी करना चाहिए। रेगुलरली अगर ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड बैंक में हर एक ग्रुप की अगर यूनिट्स है, तो ट्रॉमा या ऐसे प्रकार के पेशेंट्स में जिसमें बहुत ही ब्लीडिंग हुआ रहता है, उनको रिससिटेट करने के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शंस है, जिसमें यस पेशेंट बच भी सकता है। इंसिडेंस थोड़े कम होते हैं, 10 में से 4 से 5 पेशेंट बच सकते हैं, बट मैं बताऊं कि ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आउटकम है। अगर उसको इमीडिएटली रिससिटेट करते हैं तो 4-5 पेशेंट्स 10 में से बचते हैं, तो भी बहुत अच्छा आउटकम बोला जाता है। तो सर अगर मतलब लेमन लैंग्वेज में देखने जाए तो हमें पता रहता है कि अगर हेड इंजरी हुई है तो पेशेंट नहीं बच पाएंगे, या हेड इंजरी, स्पाइन इंजरी, उसमें किस तरीके से रहता है, मतलब सीवियरिटी कैसी रहती है? यस, काफ़ी बार विक्टिम को हेड इंजरी होने की वजह से वहीं पे अनकॉन्शियस होता है, ही इज़ नॉट एबल टू टेल व्हाट हैज़ हैपन, हाउ इट हैज़ हैपन। तो यस, अनकॉन्शियसनेस रिवील्स कि पेशेंट को हेड इंजरी हुई है, और ऐसे पेशेंट्स का इमीडिएटली सीटी स्कैन करना होता है ब्रेन का, एंड उसके साथ में स्पाइन का भी सीटी स्कैन करते हैं कि साथ में स्पाइन इंजरी भी हुई है नहीं। और ऐसे पेशेंट को शिफ्ट करते हैं तो उसका एक अलग प्रकार का मैकेनिज्म है जिसको हम इन लाइन इमोबिलाइजेशन बोलते हैं। स्पाइन इंजरीज को फर्दर प्रिवेंशन करने के लिए उसको स्पाइन बोर्ड में, एक रिजिड स्पाइन बोर्ड होता है, उसके ऊपर लिया जाता है, और हेड को मोबिलाइज करने के लिए उसको सर्वाइकल स्पाइन कॉलर लगाते हैं। अगर ये करते हैं तो फर्दर इंजरीज उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अर्ली सीटी स्कैन करके उसकी इंजरी को अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। जब अर्ली इंजरीज डिटेक्ट हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट भी जल्दी से चालू हो सकती है। न्यूरोसर्जन इमीडिएटली अवेलेबल होता है, वहाँ पे वो सेटअप में अपन अब शिफ्ट करते हैं, आईसीयू अवेलेबिलिटी है। तो ऐसे प्रकार के पेशेंट में जिसमें हम कंजर्वेटिव मतलब मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं या ऑपरेटिव, तो अगर उसका प्रिवेंशन ऑफ हाइपोक्सिया मतलब उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन हमने मेंटेन रखा है, और अगर उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन रखते हैं, तो हेड इंजरी का भी आउटकम अच्छा आ सकता है। तो सर आउटकम में किस तरह से, मतलब व्हाट इम्प्रूव्स आउटकम इन ट्रॉमा पेशेंट्स? यस, इसका अगर अच्छा नेमोनिक इजीली टू रिमेंबर इज ABCDE है। एयरवे, A stands for airway and cervical spine mobilization, B stands for breathing and ventilation, C stands for circulation and control of hemorrhage, D for neurological disability, and E for exposure and control of the environment. तो अगर हम इस प्रकार से पेशेंट का ABCD मेंटेन करते हैं, मतलब उसका हाइपोक्सिया नहीं होने देते हैं, उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन रखते हैं, और उसको अंडरलाइन इंजरी इजीली डिटेक्ट करके उसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट पे जाते हैं, तो पेशेंट का आउटकम बहुत अच्छा आता है। एंड उसका फर्दर इंजरीज को प्रिवेंट करते हैं होने की वजह से, सेकेंडरी ब्रेन इंजरी या सेकेंडरी इंजरीज ड्यू टू हाइपोक्सिया एंड हाइपोटेंशन, और साथ में उसका मिस्ड इंजरीज भी कम हो जाता है। अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और ट्रीट करते हैं तो मिस्ड इंजरीज भी कम हो जाती हैं, और यही बताता है कि पेशेंट का आउटकम इम्प्रूव हो सकता है। तो सर अभी आपने जैसे बताया कि अगर पेशेंट को ट्रॉमा हो गया, उसके बाद रिहैबिलिटेशन की बात करने जाए हम, तो उसमें किस तरीके से रहेगा फिर? जब पेशेंट्स की लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज मैनेज हो जाती है, और जैसे मैंने आपको बताया कि क्लोजेट अप्रोप्रिएट हॉस्पिटल की, जिसमें ये एक थर्ड डायमेंशन है कि वन इज़ इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सेकंड इज़ उसका इन्वेस्टिगेशन एंड इमीडिएट मैनेजमेंट, एंड थर्ड पार्ट इज़ उसका रिहैबिलिटेशन एंड फिजियोथेरापी। तो जब लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज मैनेज हो जाती है तो उसके बाद फिजियोथेरापी का रोल चालू होता है। काफ़ी पेशेंट्स को हेड इंजरी होती है, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स होते हैं, या स्पाइन इंजरीज होती है, चेस्ट इंजरीज के, इसमें फिजियोथेरापी का बहुत अहम रोल है, कि जिसकी वजह से उनका टारगेट ये रहता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनको उस तरीके से सक्षम बनाए कि जो कार्य वो पहले करते थे चोट लगने से पहले। तभी अपना जो एंड पॉइंट है, गोल ऑफ द ट्रीटमेंट इज टू मेक देम इंडिपेंडेंट एंड व्हाटएवर दे वर डूइंग द वर्क बिफोर द इंजरी।
तो उसमें फिजियोथेरापी दिन में 2 से 3 बार सेशन देते हैं और ग्रेजुअली सुपरवाइज करके उनका मसल टोन बिल्टअप करते हैं, या मसल का स्पाजम होता है या जो भी उनको टेंडन इंजरीज होती है, नर्व इंजरीज होती है, अकॉर्डिंगली प्रोटोकॉल बनाते हैं एंड वीकली सुपरवाइज करते हुए उनको एक ऐसा सक्षम बनाते हैं कि ताकि वो जो चोट के लगने से पहले जो काम करते थे वो कार्य वो दोबारा कर सके। तो ये हमने बात की प्रिवेंशन टू रिहेबिलिटेशन, मतलब सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि चोट ही ना हो, एक्सीडेंट्स ना हो या बॉडीली इंजरी ना हो, और उसके बाद अगर होता है तो हमको फर्स्ट एड से लेके इमीडिएट केयर टू द नियरेस्ट एंड अप्रोप्रिएट हॉस्पिटल, एंड उसके बाद उनका फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन उस तरीके से होए कि मैक्सिमम सर्वाइवल होए, एंड सर्वाइवल होने के बाद वो अपने काम पे वापस लग जाए, उसके हिसाब से सक्षम बने। तो इसी को हम बोलते हैं कि क्लोजेस्ट एंड अप्रोप्रिएट हॉस्पिटल। एंड जैसा आप सबको पता है और एक बार मैं बताना चाहूँगा कि अपोलो हॉस्पिटल हैज़ पान इंडिया कवरेज, एंड सबसे पहले पूरी इंडिया में इमरजेंसी डिपार्टमेंट का कंसेप्ट जो है कि 24/7 एंड एफिशिएंट केयर विदाउट वेस्टिंग टाइम, ये अपोलो हॉस्पिटल ने ही प्रोपोगेट किया है, उसको इनोवेट किया है। एंड हमारे यहाँ अपोलो हॉस्पिटल में इस प्रकार का कल्चर एक मेंटेन हुआ है कि इमरजेंसी इज आवर हार्ट ऑफ द ओवरऑल मैनेजमेंट, कि अगर आप पेशेंट का अगर पूरा केयर देखोगे तो उसमें इमरजेंसी डिपार्टमेंट इज द हार्ट ऑफ द टोटल स्पेक्ट्रम ऑफ द ट्रीटमेंट। और उसके हिसाब से ये सब जगह 1066 एक इमरजेंसी नंबर है। अपोलो की एम्बुलेंस भी 24/7 अवेलेबल है, और अपोलो हॉस्पिटल्स में ट्रेन डॉक्टर्स अलॉन्ग विद द पैरामेडिक्स वो हमेशा तैयार हैं इस कोई भी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी को ट्रीट करने के लिए। तो थैंक यू सो मच सर। बट अभी जो नेशनल रोड सेफ्टी अवेयरनेस मंथ चल रहा था, उसके लिए आपको कुछ कहना है, उसके लिए कुछ मैसेज? यस, इस प्रकार का कैंपेन बहुत ही आवश्यक है, एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये नेशनल रोड सेफ्टी कैंपेन चल रहा है उसको आप पूरी लाइफ टाइम मेंटेन करो, कि जिसमें आप बहुत ही अच्छे से ट्रैफिक डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, मोबाइल का यूज़ नहीं करेंगे, व्हाटएवर द प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक हेलमेट पहनना या सीट बेल्ट पहनना ये आवश्यक है, और अपने लिए है, नहीं कि चालान नहीं कटे या पुलिस नहीं पकड़े उसके लिए है। तो ये भी आपको मेंटेन करना है। और उसके ऊपर एक बार ये मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी बार अपन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते क्यों है कि वी ट्राई टू ओवरकम द स्पीड, एंड दूसरे को आगे न जाने देने से या दूसरे को उसका ओवरकम करने के लिए हम उसको ओवर स्पीड करते हैं। तो ये उसकी वजह से हमको क्या ध्यान रखना है कि जैसे हम वी इंडियन आर हैविंग अ नेचर ऑफ हेल्पिंग अदर्स, तो यहाँ पे आप वाइल ड्राइविंग आप एक हेल्प कीजिए कि जिसको जाना है वो आगे जाए, उसके बाद आप जाओ। अगर ये एटीट्यूड मेंटेन करेंगे, जिसको अब्रॉड में बोलते हैं स्टॉप लुक एंड गो, कि आप 4 रास्ते पे जब जाते हैं तो पीपल यहाँ पे सब लोग बहुत ही ओवर स्पीड करते हैं ताकि मैं सिग्नल में से पहले निकल जाऊँ, पर अब्रॉड में जो डेवलप कंट्रीज में जो सिखाया जाता है उसको बोलते हैं स्टॉप लुक एंड गो, मतलब कुछ भी ट्रैफिक नहीं हो तो भी आप एवरी क्रॉस रोड पे स्टॉप करते हैं, आगे पीछे लेफ्ट साइड देखते हैं, लेफ्ट राइट, एंड उसके बाद आप आगे चलते हैं। तो उसको अगर ये प्रिंसिपल पे अगर स्टॉप लुक एंड गो अगर प्रिंसिपल मेंटेन करते हैं, और अगर किसी को जाना है टेक ओवर करना है तो जाने दीजिए, अगर ये प्रिंसिपल मेंटेन करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि ट्रॉमा एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ेंगे, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कम होते जाएंगे, एंड वी विल बी सेविंग आवर लाइव्स एज वेल एज दिस लाइव्स आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर फैमिलीज टू। मतलब आप सिर्फ ओवर स्पीड नहीं कर रहे हो, इंडिसिप्लिन ट्रैफिक नहीं कर रहे हो, बट आप किसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए या अपने हस्बैंड के लिए, तो प्लीज़ आप ट्रैफिक डिसिप्लिन को मेंटेन करिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक्स अ लॉट।